नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें 2022-23 का जो सेशन था पुराने सिलेबस के अनुसार पूरा कोर्स था एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन अब नए सेशन 2023 और 24 के अनुसार सिलेबस में हुए परिवर्तन के अनुसार हम विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें विज्ञान के विषय में से कौन कौन सी चीजें हट गई थी और कौन कौन सी चीजें नहीं हटी थी, कौन कौन से चैप्टर हट गए थे, कौन कौन से चैप्टर नहीं हटे थे, उनके बारे में बताया था। आज हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कौन सा चैप्टर है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? पार्ट 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जो हमें पढ़ना है। इस पार्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पार्ट पुरानी पुस्तकों में भी था और जो नई पुस्तकें आपकी प्रिंटेड होकर आएंगी उनमें भी यही पार्ट होगा। इस पार्ट में से एक भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसा पहले पार्ट था वैसा कि वैसा ही ये आपको अब पढ़ना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन होता क्या है। पहली बात तो हम बात करते हैं फसल। एक शब्द है फसल, एक है उत्पादन, एक है उत्पादन एवं प्रबंधन। ये तीन अलग अलग शब्द आए हुए हैं। फसल, उसका उत्पादन करना और एक प्रबंधन। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फसल की आवश्यकता क्यों होती है। फसल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम नॉर्मल जानते हैं कि जो जितने भी पृथ्वी पर रहते हैं सजीव रहते हैं और निर्जीव भी रहते हैं। तो सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीव तो भोजन करते ही नहीं। तो फसल की आवश्यकता को के बारे में जानने से पहले हमको यह जानना होता है कि फसल चाहिए क्यों, उत्पादन क्यों किया जाता है उसका। तो क्योंकि कोई ना कोई चीज की आवश्यकता होती है तभी हमें उसका उत्पादन करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, इस पृथ्वी पर दो पदार्थ हैं। पृथ्वी पर पदार्थ हैं। अब उसमें क्या आते हैं? सजीव और निर्जीव। पृथ्वी पर सजीव तथा निर्जीव उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं पृथ्वी पर? सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव जो किसी भी प्रकार की दैनिक गतिविधियां करते हैं। दैनिक गतिविधियां। अब दैनिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं? पाचन हुआ, श्वसन है, उत्सर्जन है, आदि जो प्रक्रियाएं करते हैं संपन्न होती हैं। वे सभी क्या हैं? सजीव कहलाते हैं।
कौन कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो जो किसी भी प्रकार की दैनिक गतिविधि पाचन, अब दैनिक गतिविधियों में क्या आएगा आपका? पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है आदि प्रक्रिया संपन्न होती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जबकि जो निर्जीव हैं, बात करते हैं निर्जीव, इनमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलती। और जिनमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलती है, ना वो श्वसन करते हैं, ना ही वो पाचन करते हैं, ना ही उत्सर्जन करते हैं, ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी दूसरे के सहारे के जा सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे? हमारे निर्जीव होंगे। वो क्या होंगे? हमारे सभी निर्जीव होंगे। और सजीव कौन से होंगे? जो किसी भी प्रकार की दैनिक गतिविधियां करने में सक्षम होते हैं, वो क्या होंगे? हमारे सजीव होंगे। अब सजीवों में बात करते हैं कि सजीव होते कौन कौन है। तो पृथ्वी पर सजीव, अब सजीव कौन कौन है? जैसे कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? सजीव हैं। आदि क्या हैं? सजीव। सजीव होते हैं। तो हमने अभी बात की थी कि सजीव होते क्या है, कि जो दैनिक जीवन में गतिविधि करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। इसके अलावा और भी दैनिक गतिविधियां जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये सब प्रक्रियाएं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सजीव कहलाते हैं। निर्जीव इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करते। अगर आपको ये चीज आप उतार रहे हैं तो आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, या आप एक लाइन कर करके इस प्रकार से आप भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं कि सजीव जीवित रहते कैसे हैं। भाई सजीव हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो गतिविधि करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की एवं भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ मिलती है? तो सजीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है सजीवों को? भोजन से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? हमारा भोजन। ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहां से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैं यहां से एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूं आपको कि ऊर्जा का सजीवों के लिए स्रोत क्या है? या सजीवों में कौन? मनुष्य या जीव जंतु
सजीवों में कौन? मनुष्य और जीव जंतु। तो ऊर्जा का सजीवों के लिए स्रोत क्या है, क्या हो सकता है? तो ऊर्जा का सजीवों के लिए स्रोत क्या है? तो सजीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। अगर सजीव निरंतर भोजन करते हैं तो उनको शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा कहां से ग्रहण कर पाएंगे? अगर आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो आप किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर पाओगे। तो आपको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहां से मिलती है हमको? भोजन से। तो भोजन कहां से मिलेगा? अब सजीवों के लिए जो भोजन होता है, सजीव अपना जो भोजन होते हैं, भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? भोजन दो जगह से प्राप्त करते हैं। भोजन एक तो प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, और दूसरा प्राप्त करते हैं जीव जंतुओं से। तो सजीव अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधों से जो प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से किसके रूप में प्राप्त करते हैं? साग सब्जियों के रूप में। साग सब्जियों के रूप में, साग सब्जियों या फल फूल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जबकि जीव जंतुओं से अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मांस के रूप में। किसके रूप में? मांस के रूप में। जीव जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करता है सजीव, वो किसके रूप में प्राप्त करते हैं? मांस के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। इनके माध्यम से जो सजीव हैं अपना पोषण ग्रहण करते हैं। सारी दैनिक जीवन के जो दैनिक जीवन की क्रियाविधि हैं उनको संपन्न करते हैं। अगर वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो वो अपने दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं, क्रियाविधि हैं, उनको कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। आप इसको उतार सकते हैं। आपको इससे पता लगेगा कि हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं और क्यों प्राप्त करते हैं। चलो ठीक है, आपने उतार लिया होगा, इसको कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सजीव, अब हर सजीव अपना भोजन तो बना नहीं सकता भाई। सजीव अपना भोजन प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन सजीव दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। सजीव अपना भोजन, कुछ सजीव ऐसे होते हैं कि जो अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो स्वयं संश्लेषित करने वाले जो सजीव है वो कौन है? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे किसका उपयोग करके भोजन बनाते हैं? अपना जो प्रकृति में उपस्थित अजैविक घटकों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो जो भोजन है, भोजन सजीव अपना भोजन कुछ तो स्वयं संश्लेषित करते हैं, कौन करते हैं? तो सजीव अपना भोजन कुछ तो स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब स्वयं संश्लेषित करने वाले स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित कौन करते हैं? स्वयं संश्लेषित करने वाले सजीव हैं पेड़ पौधे। ओके, तो पेड़ पौधे हम लिख सकते हैं नीचे, पेड़ पौधे
अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। और स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करने के लिए किन चीजों का उपयोग करते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन अजैविक घटक या अजैविक घटकों। अब अजैविक घटक कौन कौन से हैं हमारे? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल तथा खनिज लवण। ये सब क्या है? अजैविक घटक। पेड़ पौधे अपना भोजन अजैविक घटकों वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण आदि के माध्यम से संश्लेषित करते हैं। तो आदि का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। आपने पिछली क्लास 6 या 7 की जो बुक है उनमें पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य और जीव जंतु हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये चीज आपको पता होगी, आपने जब पढ़ा होगा तो आपके जो सर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और किस चीज का उपयोग करके बनाएंगे? वो उपयोग करेंगे अजैविक घटकों का। किसका उपयोग करेंगे? अजैविक घटकों का। अब विशेष ध्यान रखना कि पेड़ पौधे अपने अजैविक घटकों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वयं कब बनाते हैं? दिन के समय। कब? दिन के समय। समझ में आ गया आपके? अब ये तो है नहीं कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर कोई बैठा है उनको रोटी बना के दे रहा है, ऐसा तो संभव है नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य का जब प्रकाश आएगा तब उसके माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और वो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज या मंड के रूप में। चलो आगे बात करते हैं। तो पेड़ पौधे अब अजैविक घटक वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण आदि का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो पोषण के आधार पर हम बात कर रहे थे कि अपना भोजन स्वयं बनाते वो होते हैं स्वपोषी। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। अब पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब स्वयं को अपना भोजन बनाने वाले, स्वयं अपना पोषण ग्रहण करने वाले स्वपोषी होते हैं। ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं हम विषमपोषी। अब विषमपोषी में कौन आ जाता है? मनुष्य, जीव जंतु जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो सभी पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। पोषण। कॉपी कर लीजिए इसे हम। चलो आगे बढ़ते हैं।
हम फसल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम फसल क्यों उत्पन्न करते हैं, किसके लिए उत्पन्न करते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना जरूरी होता है कि हम इस चीज का पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उपयोग है इसका। हम फसल उत्पन्न कर लिए, लेकिन उपयोग क्या है, क्यों फसल चाहिए हमको। भाई बिना फसल के भी तो हम जीवित रह सकते हैं क्या, रह सकते हैं जीव जंतुओं को खा करके, लेकिन जीव जंतुओं की हत्या करने के बजाय हम साग या पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करें, जिससे हमें ऊर्जा की मात्रा भी अधिक मिले। देखिए पोषण का जो अगला स्तर है, विषम पोषी के बारे में बात करते हैं। विषम पोषी, विषम पोषी कौन होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों या दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते। स्वयं संश्लेषित नहीं करते, वो क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। और विषम पोषी का जब उदाहरण के लिए बात करते हैं तो वो इसमें आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा आपका। मनुष्य जैसे कि हम, जीव जंतु, अब जीव जंतु में कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता सब हो सकते हैं। जीव जंतु दूसरे जीवों को मार करके, दूसरे जीवों को मारकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जबकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य पेड़ पौधों से भी अपना पोषण ग्रहण करता है। पेड़ पौधों को खाकर या उनसे प्राप्त उत्पादों को खा करके अपना भोजन या पोषण ग्रहण करता है। तो मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, अब पेड़ पौधों से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, फल हो गया, साग सब्जी है, सब्जियां आदि को ग्रहण करता है। साथ साथ जीव जंतुओं से भी अपना क्या करेगा, पेड़ पौधों से तो भोजन प्राप्त करेगा ही, इसके साथ में जीव जंतुओं से भी अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो हमें भोजन प्राप्त फसल के माध्यम से होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, फल, साग, सब्जियां आदि, और पोषण ग्रहण या फसल उत्पादन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जो भोजन का कमी है, भोजन की पूर्ति हो जाए। हम फसल उगाते हैं एक बड़े पैमाने पर, एक ही प्रकार के पौधे उगाते हैं, जैसे हम फसल कहते हैं। ये क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में हमको अन्न प्राप्त हो। अब अन्न किसके माध्यम से प्राप्त होगा, पेड़ पौधों के माध्यम से अन्न या अनाज प्राप्त होगा, जिसका उपयोग करके हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं कि पोषण के स्तर पर हमने बात की थी स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी पेड़ पौधे थे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि विषम पोषी वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं ने बनाकर दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं आपके विषम पोषी, जिसमें आप खुद मनुष्य इसमें आता है, इसके अलावा जीव जंतु भी आते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य फसल उत्पादन करके या पेड़ पौधे से उत्पाद प्राप्त करके अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसल पर। क्या होती है फसल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। तो फसल की जो परिभाषा है, सीधी परिभाषा है इसकी, इसमें कोई झोल नहीं होगा।
यदि एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि एक ही किस्म के पौधे एक पैमाने पर बड़े क्षेत्र में या एक बड़े पैमाने पर, यहां पर आप थोड़ा सा कर लेना, बड़े पैमाने पर, यदि एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फसल कई प्रकार की होती है। अब फसल है जैसे कि अपन अनाज है, अनाज में गेहूं है, बाजरा है, सरसों है, जौ है, मक्का है। अब ये फसल है तो है, प्राप्त कैसे हुई? पेड़ पौधों के माध्यम से, छोटे छोटे पौधों के माध्यम से। अब उन पौधों को कहां उगाया? एक बड़े पैमाने पर उगाया गया। जैसे मान लेते हैं फसल है, फसल एक कोई खेत है, ये कोई खेत है और इस खेत में हमने छोटे छोटे जो पौधे हैं, पौधे उगा दिए हैं। तो इनकी कोई गिनती नहीं है। अब पता नहीं कितने पौधे हैं ये, तो बड़े पैमाने पर हम उसका उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमारी फसल। मान लेते हैं इस खेत में ये फसल है गेहूं की, गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है। तो गेहूं की फसल उगा रहे तो बहुत सारे पौधे हमने खेत में उगाए हुए, तभी तो हमको फसल प्राप्त हो रही है, तभी तो हमको अनाज प्राप्त हो रहा है। अब ये तो है नहीं कि हम एक छोटा सा पौधा लगा दें उससे हम बहुत सारा अनाज प्राप्त कर ले, ये तो संभव होगा नहीं। क्योंकि गेहूं का एक छोटा सा पौधा होता है और उस पौधे में बाली आती है और बाली के माध्यम से उनमें गेहूं मिलता है, अनाज प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मक्का होता है, उसी प्रकार से बाजरा होता है। तो ये इस प्रकार के जो पौधे उगा करके हम फसल उत्पादन करते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले जो फसल थी, पहले मनुष्य था, मनुष्य जंगलों में घूमता रहता था। अब पहले मनुष्य में इतनी समझ तो थी नहीं कि जंगलों में घूमता रहता था और घूम करके वहीं से क्या उत्पादन करता था? अपनी फसल उत्पन्न करता था। घूमता घूमता जंगलों में चला जाता, वहां पर कोई क्षेत्र देखा, क्षेत्र में वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ करके फिर क्या करता? उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद में उनको आसपास की जो घास है उसको जला देता। जलाने के पश्चात उसमें खेती करता। अब जहां पर मृदा में उपस्थित जो पोषक स्तर है वो कम हो जाते तो वापस उस जगह को छोड़ करके चला जाता, कोई दूसरी जगह पर फसल उत्पन्न करता। इस प्रकार से अनाज का उत्पादन करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं फसल के प्रकार। तो फसल के प्रकार, फसल के मुख्य दो प्रकार की होती है। तो फसल के प्रकार की बात कर रहे हैं। फसल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। एक होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल। फसल के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। आज की क्लास में हम फसल के बारे में जाना, क्या होती है फसल और उसके कितने प्रकार की फसल होती है। खरीफ और रबी की फसल होती है, सामान्य तो दो प्रकार की होती है। इसके अलावा एक तीसरी फसल होती है जिसे हम जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ओनली खरीफ और रबी की फसल के बारे में पढ़ना है। अब इस फसल के बारे में, इन फसलों के प्रकार के बारे में हम अगले सेशन में कल हम पढ़ेंगे।
आपसे आशा है कि आप आज जो पढ़ा है उस चीज को अच्छी तरीके से समझे होंगे और कल उसको तैयार करके रखेंगे। उसके बाद में हम आगे जो फसल के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको हमारी जो वीडियो है विज्ञान की क्लास की चैप्टर नंबर 1 की पसंद आई है तो आप हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल देवल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको नए सिलेबस के आधार पर आपको और भी क्लासें जल्दी से जल्दी उपलब्ध होती रहें और आप जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है आप उनसे आगे बढ़ सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे देवल एजुकेशन चैनल के साथ में, जिससे आपको जो साइंस की क्लासें हैं डेली आपको प्राप्त होती रहें। ओके, थैंक यू।